अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यासर अली क्लासेस चैनल। इस वीडियो में हम लोग मुग़ल एम्पायर को कवर अप करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत को कवर किया था, ठीक है। मुग़ल सल्तनत या मुग़ल डायनेस्टी या मुग़ल एम्पायर के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले पीरियड देख लें तो 1526 से लेके 1857 तक। तो 1526 से पहले कौन सा रूल था बेटा? दिल्ली सल्तनत का रूल था, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और फिर 1857 के बाद कौन सा रूल आया? तो बेटा इनके बाद ब्रिटिश एम्पायर हिंदुस्तान में आ गए थे पूरी तरह से। पूरे हिंदुस्तान पे फिर किसका कब्जा था? अंग्रेजों का कब्जा था। यानी पहले दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल एम्पायर, उसके बाद क्या हुआ? ब्रिटिश एम्पायर, और फिर 1947 में हमें आजादी मिल गई, ठीक है। तो मुगलों का जो रूल रहा, जो रूलिंग पीरियड रहा, वो 1526 से लेकर बेटा 1857 तक रहा। लैंग्वेजेस का हम बात करेंगे तो लैंग्वेजेस पर्शियन इनके कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। ज़बान उर्दू मुअल्ला ये इनकी रूलिंग क्लास या फिर जो ऑफिस में बोली जाती है वो ज़बान थी। फिर अरबिक, इनका जितना भी रिलीजियस अफेयर्स था वो सब अरबिक में संभाला जाता था, ठीक है। फिर हम रिलीजन की बात करेंगे तो जितने भी मुगल एम्परर आए बेटा, इस्लाम में दो बड़े मजहब हैं, एक सुन्नी मजहब, दूसरा शिया मजहब। वन इज अहले सुन्नत वल जमाअत और सेकंड वन इज अहले तशय्यु। तो ये जितने भी मुगल थे ये सब सुन्नी मजहब को फॉलो करते थे। और इस सुन्नी मजहब में बेटा 4 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, हनफी, मालिकी, शाफई और हम्बली। सारे के सारे मुगल बेटा हनफी थे। और एक बात और बता दूं, बल्कि सबसे बड़े हनफी जो थे वो हजरत औरंगजेब थे। औरंगजेब ने एक किताब भी मुरतब फरमाई उलमाए किराम की मौजूदगी में, जिस किताब का नाम बेटा फतावाए आलमगीरिया है। क्या नाम है? जब औरंगजेब की बात आएगी तब मैं आपको बताऊंगा। फतावाए आलमगीरिया ये क्या है बेटा? हनफी फिक़्ह का, हनफी स्कूल ऑफ थॉट का इंसाइक्लोपीडिया है। क्या है? इंसाइक्लोपीडिया है, ठीक है बेटा। यहां तक हम बात करेंगे। उसके बाद कैपिटल की जब हम बात करेंगे तो आगरा भी कैपिटल रहा, फतेहपुर सीकरी भी रहा, लाहौर भी रहा और शाहजहानाबाद दिल्ली भी रहा। और जब मुगल सल्तनत का सूरज गुरूब हुआ, जब सल्तनत खत्म हुई, तब उनकी कैपिटल बेटा दिल्ली थी। और लास्ट किंग का नाम बहादुर शाह जफर सेकंड था, ठीक है। ए जफर बस हो चुकी तलवार हिंदुस्तान की। अब एम्परर की बात करें तो बेटा ये आपको सीरीज में याद करने पड़ेंगे कि कौन से रूलर के बाद कौन सा रूलर आया, ये बात आप याद रखें। इसमें भी और खिलाफत वाले चैप्टर में भी, वो हम दूसरी वीडियो में कवर अप करेंगे। एम्परर की बात करें तो बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, फिर शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, ये फर्स्ट था। इसे ज्यादातर लोग शाह आलम के नाम से भी जान सकते हैं। जहांदार शाह, फर्रुखसियार, रफ़ीउद्दरजात, रफ़ीउद्दौला, निकोसियार, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर सेकंड, शाहजहां थर्ड, शाह आलम सेकंड, फिर अकबर शाह सेकंड, फिर बहादुर शाह सेकंड। ये जो था ये मुगल सल्तनत का आखिरी बादशाह था जिसने निहायती गुर्बत पे जिंदगी गुजारी। 500 रुपए महीना पूरी सल्तनत लेकर ब्रिटिश एम्पायर इस बादशाह को 500 रुपए महीना दिया करते थे और उसी में ये अपनी सल्तनत को चलाते थे, ठीक है। अब बात करेंगे बाबर की, जो सबसे पहला बादशाह था। तो बेटा जब ये सबसे पहला बादशाह है तो फाउंडर भी मुगल सल्तनत का कौन होगा? बाबर होगा। बाबर का बेटा पूरा नाम जो है वो है जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर ये इनका पूरा नाम है। इनकी पैदाइश बेटा 1483 में फरगना में हुई थी। ये एक शहर है अफगानिस्तान में। मुगल एम्परर इन्होंने फाउंड किया। गन पावर हिंदुस्तान में सबसे पहले यही लेकर आए। इनसे पहले तलवारों से, तीरों से, नेजों से, इन सबसे जंग, बर्छियों से, इन सबसे जंगें लड़ी जाती थी। लेकिन गन पावर को इंट्रोड्यूस करने वाले हिंदुस्तान में सबसे पहले शख्स बेटा जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर हैं। उसके बाद अब ये देखो 1526 में आए, फिर 1527, फिर 1528, फिर 1529 और 1530 में इनका इंतकाल हो गया। मैंने ये क्यों बताया? क्योंकि बेटा ये 4 साल हिंदुस्तान में रहे और चारों साल इन्होंने कोई ना कोई बड़ी जंग जरूर लड़ी है किसी ना किसी से, ठीक है बेटा। बात करते हैं, सबसे पहली जंग इन्होंने 1526 में कौन सी लड़ी थी? बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट, या फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। किसके खिलाफ लड़ी बेटा?
इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ी। कब लड़ी? 1526 में। इब्राहिम लोदी तब हिंदुस्तान के बादशाह थे, दिल्ली सल्तनत के बादशाह थे, लेकिन जब बाबर का इन्वेजन हुआ तो इब्राहिम लोदी के पैर उखड़ गए और फिर वो कत्ल हुए और उनकी जगह फिर हिंदुस्तान की हुकूमत मुगल सल्तनत के हाथ में चली गई। अब बात करते हैं दूसरी जंग की। दूसरी जंग इन्होंने बेटा लड़ी थी राणा सागा से। राणा सागा, संग्राम सिंह इनका नाम था, बैटल ऑफ खानवा लड़ी। इसमें कारनामा बाबर ने यह सरंजाम दिया कि बाबर के पास जो आर्मी थी वो सिर्फ 10,000 की थी बेटा, 10,000 सोल्जर्स, जबकि राणा सागा के पास जो आर्मी थी वो कहा जाता है 80,000 से लेकर 1 लाख तक की आर्मी थी उसके पास। कहां 10,000, कहां 1 लाख, यानी 10 गुना बड़ी फौज थी किसके पास? राणा सागा के पास। यह जंग भी बाबर ने जीती। क्यों? क्योंकि इसने सिर्फ एक लफ्ज का इस्तेमाल कर लिया इस जंग में, जिसको हम बोलते हैं बेटा जिहाद। यह बड़ा ही मुकद्दस लफ्ज है जो आज टीवियों पर बैठकर, डिबेट्स में बैठकर या और जगहों पर बैठकर इसका पूरी तरीके से गलत इंटरप्रिटेशन करके इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिहाद एक बहुत ही मुकद्दस लफ्ज है। तो इस लफ्ज को इसने इस्तेमाल किया राणा सागा के खिलाफ और फिर अपने से 10 गुना बड़ी फौज पर कामयाब हुआ। नेक्स्ट बैटल इसने लड़ी बेटा मेदिनी राय को इसने हराया जो चंदेरी के थे, तो जाहिर सी बात है बैटल ऑफ चंदेरी ही लड़ी। कब लड़ी? 1528 में। और लास्ट में फिर 1529 में अपनी जिंदगी की आखिरी बैटल, आखिरी जंग इसने लड़ी है, वो महमूद लोदी के खिलाफ लड़ी है। ये कौन है बेटा? इब्राहिम लोदी का ही भाई है। इब्राहिम लोदी के भाई दोबारा बगावत करने पे आया था जिसका नाम था बेटा महमूद लोदी। बैटल ऑफ घाघरा पे इसने हराया था और फिर बाबर ने ये जंग भी जीती। आप 1529 में जब आखिरी जंग जीती, उसके बाद बेटा 1530 में बाबर का अंत हुआ। बाबर का इंतकाल हुआ। मारे नहीं गए, किसी जंग में नहीं मारे, बल्कि अपनी मौत मरे। उसके बाद इसने एक किताब भी लिखी बेटा जो अपनी खुद की जिंदगी पे इसने लिखी थी, जो टर्किश लैंग्वेज में थी, जिसका नाम है तुज़ूक बाबरी। क्या नाम है बेटा? तुज़ूक बाबरी। बाद में इसका ट्रांसलेशन भी हुआ और फिर इसका नाम रख दिया गया बाबरनामा। क्या रख दिया गया बेटा? बाबरनामा। अब देखिए यहां पर ये मैंने दे रखा है, बाबर डिक्लेयर्ड जिहाद एंड अडॉप्ट द टाइटल गाजी। गाजी, उसने एक नारा दिया था कि जीते तो गाजी, मरे तो शहीद। ठीक है, क्योंकि हम किस पे जा रहे हैं? जिहाद पर जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आगरा में इन जनाब का इंतकाल हुआ और आराम बाग काबुल में, अफगानिस्तान में एक जगह, अफगानिस्तान की कैपिटल है बल्कि काबुल, वहां पर आज इनका मजार है। दूसरा बेटा, दूसरी बात आती है हुमायूं की। हुमायूं इतना ज्यादा सक्सेसफुल लीडर नहीं रहा। क्यों नहीं रहा उसकी बात हम आज बताएंगे। इनको बेटा सल्तनत मिली 1530 में। ये जो बादशाह थे ना हुमायूं, इनका पढ़ने लिखने में रुचि थोड़ी ज्यादा थी, पढ़ने लिखने में दिल लगता था, किताबों के कीड़े थे, इस तरह की चीजें, जंगों से थोड़ा सा ये गुरेज किया करते थे। तो हुमायूं ने जो कैपिटल बनाई अपनी, वो दीन पनाह दिल्ली में बनाई। उसके बाद शेर शाह सूरी से इन्होंने 2 जंगें लड़ी। पहली जंग जो लड़ी उसका नाम था बेटा बैटल ऑफ चौसा। ये 1539 में लड़ी गई, लेकिन ये इस बैटल में भागने में कामयाब हो गए। लेकिन दूसरी बैटल जो इन्होंने लड़ी जिसका नाम था बैटल ऑफ कन्नौज, इसमें फिर हिंदुस्तान से ही इन्हें खदेड़ दिया गया। खदेड़ने वाले कौन थे बेटा? शेर शाह सूरी। जब सूर डायनेस्टी की बात करेंगे तो शेरशाह सूरी की बात करेंगे मुगल एम्पायर के बाद। अभी फिलहाल इतना समझ लें कि हुमायूं को तख्तनशीन होने के बाद भी हुमायूं को वापस अफगानिस्तान भगाया किस शख्स ने भगाया? शेरशाह सूरी ने भगाया। ठीक है, कब भगाया बेटा? 1540 में। अब यहां पर देखो कि 1540 से लेके 1555 तक ये वहीं रहे, यानी तकरीबन 15 साल। 15 साल हिंदुस्तान से फरार रहे। हुमायूं पास 15 ईयर्स इन एग्जाइल, 15 साल हिंदुस्तान से बाहर रहे। उसके बाद एक बेटा इनका बहुत ही, मुगलिया सल्तनत का मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा वफादार सिपाही तारीख में नहीं मिलता, जिसका नाम था बेटा बैरम खान। बैरम खान वो शख्स है जिसने हुमायूं के वक्त में भी मुगलिया सल्तनत को बचाया और हुमायूं के बाद भी अकबर के जमाने में भी मुगलिया सल्तनत का ताज गुरूब होने से बचाया था। किस तरह? वो जब अकबर की बात करेंगे तब हम बताएंगे। सॉरी। बैरम खान ने फौरनी इनविटेशन भेजा हुमायूं को कि अभी आ जाएं, शेरशाह सूरी का इंतकाल हो गया है, उनके बच्चे थ्रोन पर हैं,
उनके बच्चे सिंहासन पर हैं, उनके बच्चे संभाल रहे हैं, लेकिन वो इनकैपेबल हैं। तो आप आ जाएं, हम आपकी मदद करेंगे, आप वापस हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत को स्टैब्लिश करें। इनकी इनविटेशन पर, बैरम खान के बुलाने पर, बैरम खान के बुलावे पर हुमायूं वहां से दोबारा आए और दोबारा आने के बाद उन्होंने दोबारा मुगलिया सल्तनत की बुनियाद हिंदुस्तान में रखी, शेरशाह सूरी का इंतकाल होने के बाद। उसके बाद अगले ही साल बेटा देखो 1555 में वापस आ रहे हैं, फिर 1556 में अगले ही साल बेचारों का इंतकाल हो गया। इंतकाल भी किस तरह हुआ? लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतर रहे थे और दिल्ली में आपका इंतकाल हो गया। ये थी आपकी हयात छोटी सी जो इंपॉर्टेंट है। गुलबदन बेगम आपकी बहन है जिसने आपकी जिंदगी पर कुछ हालात लिखे हैं और वो किताब हमें हुमायूं नामे के नाम से मिलती है। अब बात करते हैं अकबर की। तो जब बेटा हुमायूं का इंतकाल हुआ तो अकबर उस वक्त राजस्थान के इलाके में थे, तो दिल्ली से राजस्थान खबर पहुंचने में उस वक्त 3 दिन लगते थे, 3 डेज। तो 3 दिन तक यह खबर छुपा कर रखी गई कि इनका जो हुमायूं है उनका इंतकाल हो गया है। क्यों? क्योंकि अगर पता चल गया बादशाह का इंतकाल हो गया है तो सारे लोग उस पर कब्जा कर लेंगे, इसीलिए इस बात को छुपा कर रखा गया। 3 दिन के बाद जब यह खबर राजस्थान अकबर तक पहुंची, उस वक्त बेटा अकबर की उम्र महज 14 साल की थी। 14 साल का बच्चा था अकबर, लेकिन उसका जो कमांडर था वो बड़ा मजबूत था, जिसका नाम था बैरम खान। बैरम खान को जैसे ही यह खबर मिली ना, तो बैरम खान ने इस चीज का इंतजार नहीं किया कि राजस्थान से पहले दिल्ली लाया जाए अकबर को, वरना 3 दिन और लगते। तो बैरम खान ने राजस्थान ही की सरजमीन पर अकबर को क्या बना दिया? बादशाह बना दिया, और अकबर के सर पर मुगलिया सल्तनत का ताज रख दिया गया। तो 14 साल की उम्र में अकबर को बादशाह बनाने वाले भी कौन थे? वही ट्रस्टेड लीडर जिसका नाम था बैरम खान। ठीक है, इनका बड़ा मशहूर माकूला है कि मुगलिया सल्तनत को हमने ईंटों की जगह अपने सर दिए हैं, तब मुगलिया सल्तनत बनी है। और बैरम खान के बारे में ऐसा कहना कोई बईद या बईदस कयास बात नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अकबर की। तो अकबर का पूरा नाम बेटा अबुल फतह या अबुल फतेह भी बोलते हैं, मुहम्मद जलालुद्दीन अकबर, ये इनका नाम था, या अबुल फतह जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर। अकबर के नाम से बड़े मशहूर हुए। सबसे यंगेस्ट एम्परर थे कौन से? मुगल सल्तनत के, यानी सिर्फ 14 साल की उम्र में आपने हुकूमत की और लगभग 49 ईयर्स तक बादशाह बने। ठीक है, बैरम खान आपका कमांडर भी था, बैरम खान आपका रिप्रेजेंटेटिव भी था। अब देखो 14 साल ही की उम्र में आपने पहली जंग लड़ी है अकबर ने। पहली जंग जो हेमू से हुई है वो 14 साल की उम्र में हुई है। तो क्या 14 साल का बच्चा स्ट्रेटेजीज बना सकता है जंग की? नहीं बना सकता। तो अकबर भी नहीं बना सकता था। ये कोई आसमान से उतरे फरिश्ते नहीं थे, बल्कि बहुत ही ज्यादा याश किस्म का और बहुत ही ज्यादा गलत किस्म का आदमी था। ठीक है, ये आसमान से उतरे हुए फरिश्ते नहीं थे। इनके पास भी वही जहन था जो आज के 14 साल के लड़कों के पास होता है, लेकिन इनके पास एक कमांडर था जो बहुत ट्रस्टी था, जिसका नाम था बेटा बैरम खान। बैरम खान एक ट्रस्टेड कमांडर था। इन्होंने बेटा हेमू को हराया बैटल ऑफ पानीपत सेकंड में। अपनी दादा बाबर की सुन्नत को अदा कर रहा है। बाबर ने पहली बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था, अकबर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में हेमू को हरा रहा है। ठीक है, और इसमें इस बैटल में इसने पूरी रिप्रेजेंटेटिव किसकी थी? बेटा बैरम खान की थी। उसके बाद अकबर ने कई सारी चीजें कनकर्ड करी, जैसे मालवा, बाज बहादुर को हराया, गढ़कटंगा, रूलर ऑफ रानी दुर्गावती, चित्तौड़, रतनपुर, कलिंजर, गुजरात, मेवाड़। ये चीज इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। क्यों? क्योंकि बेटा ये महाराणा प्रताप से लड़ी गई। महाराणा प्रताप से अकबर खुद लड़ने नहीं गए, बल्कि अकबर ने अपना कमांडर भेजा था, जिस कमांडर का नाम था बेटा मान सिंह। ये अकबर की बीवी जोधाबाई के या हरकाबाई के भाई थे। मान सिंह इनका नाम था, और ये अकबर के कमांडर भी थे और 9 रत्नों में से एक रत्न भी थे, एक रिप्रेजेंटेटर भी थे। तो मान सिंह और इनके आर्मी के जनरल भी थे। तो मान सिंह को फौज की कमान देकर महाराणा प्रताप के खिलाफ भेजा और महाराणा प्रताप इस जंग में हारे, अकबर इस जंग में जीता था। ठीक है बेटा, अब कश्मीर, इस बैटल को कहते क्या है? बैटल ऑफ हल्दी घाटी। कब लड़ी गई? 1576 में। इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट्स में जरूर बनाएं इस चीज को। फिर सिंध जो आज पाकिस्तान में है, और असीरगढ़, इन सब चीजों को अकबर ने कब्जाया। अब एक जो बात आती है वो आती है बेटा गुजरात को लेकर आती है। किसको लेकर आती है? गुजरात को लेकर आती है। गुजरात हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा रईस शहर था, आज भी वन ऑफ द रईस शहरों में से। क्यों? क्योंकि गुजरात के पास बेटा पोर्ट बहुत बड़ा है।
जितनी भी चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट उस जमाने में भी होती थी वो गुजरात पोर्ट से ही हुआ करती थी। अरब ममालिक में जितने लोग हज पर जाया करते थे वो गुजरात से ही गुजर कर जाया करते थे ज्यादातर, ठीक है। तो गुजरात से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से गुजरात की विक्ट्री एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी, गुजरात की फतेह एक बहुत बड़ी फतेह थी। इसकी खुशी में इन्होंने एक चीज बनवाई, एक शहर बसाया राजस्थान बॉर्डर पर। अगर आप आगरा से 8-10 किलोमीटर आगे चलेंगे तो यह शहर है, जिस शहर का नाम बेटा रखा फतेहपुर सीकरी। गुजरात की खुशी में, गुजरात के फतेह होने की खुशी में इसको बनवाया था। और इसमें इन्होंने एक चीज बनवाई जिसका नाम था बेटा बुलंद दरवाजा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दरवाजा है। अच्छा, इसी में फतेहपुर सीकरी के ही अंदर इन्होंने एक हॉल बनवाया जिसका नाम था बेटा इबादत खाना, हॉल ऑफ प्रेयर्स। इसमें सुलह कुल का इन्होंने कंसेप्ट दिया कि तमाम मजाहिब के लोग अपने अपने तरीके से इस दरवाजे में, बुलंद दरवाजे में जो इबादत खाना है, इसमें आकर अपने अपने तौर तरीके से इबादत कर सकते हैं, ठीक है। अकबर ने फिर हरका बाई से निकाह किया। हरका बाई को जोधाबाई भी कहा जाता है। यह डिस्प्यूट का मामला है कि हरका बाई है जोधाबाई है, लेकिन दोनों में से एक तो है, ठीक है। दोनों के नाम में से कोई एक नाम तो उनका है। डॉटर ऑफ राजपूत, राजपूत में बेटा एक थे राजा भारमल, उनकी ये बेटी थी। राजा भारमल कहां के राजा थे बेटा? आमेर के। आमेर की राजकुमारी से अकबर ने उस वक्त निकाह किया। उसके बाद जब हम बात करेंगे, उसके बाद अकबर ने एक अपना खुद का दीन बनाया जिसका नाम था दीन इलाही। दीन इलाही का कंसेप्ट अभी हम बहुत ज्यादा कंसेप्ट पे नहीं जाएंगे, बस ये समझ लें कि दीन इलाही को स्टार्ट करने वाला अकबर था और ये बहुत बड़ी मुनाफिकत थी। बल्कि कुछ उलमा, कुछ नहीं बल्कि मेजॉरिटी ऑफ उलमा अकबर को इस दीन इलाही के कंसेप्ट की वजह से काफिर मानते हैं, बल्कि कहते हैं मन शक कुफरी फहाजा फकत कफर, जिसने अकबर के कुफर में शक किया वो खुद काफिर हो जाएगा, ठीक है। ये एक दीनी मसला है। अब दीन इलाही को स्टार्ट करने किया अकबर ने, लेकिन इसको जैसे ही स्टार्ट किया सबसे पहले इसको एक्सेप्ट करने वाले कौन थे बेटा? बीरबल। और जो इस पर इसको एक्सेप्ट नहीं किया वो गैरत मान सिंह की गैरत थी, ठीक है। अब बात करते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम। क्योंकि लैंड रेवेन्यू सिस्टम सारा टोडरमल के हाथ में था, जो अकबर के नौरत्नों में से एक रत्न है, इसीलिए इसको कहा जाता है टोडरमल बंदोबस्त। दूसरी चीज यहां पर आती है बेटा लैंड का, किससे कितना रेंट लिया जाएगा, किससे किसकी कितनी सैलरीज दी जाएंगी, ये सारा था। दूसरा इंट्रोड्यूस मनसबदारी सिस्टम। मनसब कहते हैं बेटा किसी अथॉरिटी को, किसी पोस्ट को, ठीक है। तो अब मनसबदारी सिस्टम यानी मनसब नवाजना। अकबर ने मान लो ये वाला इलाका फतेह किया, इसके बादशाह को मारता नहीं था, बल्कि कहता था देखो आप ही बादशाह हो, आप ही सब कुछ हो, बस हम आपकी टेरिटरी को मुगल सल्तनत में मिला रहे हैं, उसके आपको हमें दो चीजें देनी होंगी। हम आपकी जान नहीं ले रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आपसे जंग नहीं लड़ रहे, आप पर रहम कर रहे हैं, बस दो चीजें। पहली चीज तो आपके टैक्स में हम हिस्सेदार होंगे, यानी आप अपनी आवाम से, अपनी रियाया से जो भी टैक्स की शक्ल में जो भी चीज लेते हो उसमें से कुछ हिस्सा हमें दोगे, मुगल सल्तनत को दोगे। दूसरी चीज, जब भी हमें जरूरत पड़ेगी अपनी आर्मी हमारे लिए तैयार रखेंगे। ये दो चीजें थी बेटा जो अकबर ने लोगों से ली, जिसको हमने कहा बेटा मनसबदारी सिस्टम। उसके बाद अकबर के नौरत्न जो बड़े इंपॉर्टेंट है। अकबर के नौरत्नों में से कौन कौन है बेटा? आइए देखते हैं। टोडरमल, अबुल फजल, फैजी, बीरबल, तानसेन, अब्दुर्रहमान खान खाना, मुल्ला दो प्याजा, राजा मान सिंह और फकीर असीउद्दीन। ये 9 इनके जो थे मोस्ट ट्रस्टेड जिसको हम बोलते हैं लोग थे। यहां पर यहां पर एक चीज और कि अकबर के जमाने में वो कौन से शख्स थे जिन्होंने अकबर का पूरी तरह से रिवोल्ट किया दीनी मसले में, तो वो थे बेटा शेख अहमद सिरहिंदी। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये एक सूफी संत है शेख अहमद सिरहिंदी। सिरहिंद पंजाब में इनका आज भी मज़ार मुबारक है। नक्शबंदी सिलसिले से थे। कौन थे, क्या थे, हम सूफी मूवमेंट में पढ़ेंगे। अकबर की जिंदगी में सिर्फ इतना समझ लें कि अकबर के खिलाफ, दीन इलाही के खिलाफ सबसे बड़ा रिवोल्ट करने वाले कौन थे बेटा? शेख अहमद सिरहिंदी। इनको मुजद्दिद अल फिसानी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जहांगीर की बात करते हैं। अच्छा, अकबर कब मरा? 28 अक्टूबर 1605 में इनका इंतकाल हुआ। और दूसरी सिकंदरा, आगरा में इनकी टॉम्ब है, ठीक है। सिकंदरा एक जगह है आगरा में, वहां पर इनकी टॉम्ब है। बात करते हैं जहांगीर की। जहांगीर की जब अब बात करते हैं तो जहांगीर का जो डोमिनेंस था वो अपनी बीवी के साथ, बच्चों के साथ इनमें थोड़ा ज्यादा था। और इनके रेन में पेंटिंग को बड़ा ज्यादा रुझान मिला। पेंटिंग रीच्ड एट इट्स जेनिथ।
पेंटिंग को उरूज मिला इनके जमाने में, जहांगीर के जमाने में। इन्होंने क्या किया, 5th गुरु जो थे, आपको पता है सिखों के 9-10 गुरु हैं, तो 10 में से जो 5वें गुरु थे जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव, इन्होंने जहांगीर के खिलाफ रिवोल्ट किया, जिसकी वजह से जहांगीर ने इन्हें मरवा दिया था। दूसरी चीज, लॉस ऑफ कंधार टू पर्शिया। कंधार बेटा एक दरवाजा है, बहुत बड़ा दरवाजा था उस जमाने में, कहा जाता था, जिसका दरवाजा ईरान की तरफ खुलता था। आज पूरा का पूरा कंधार ईरान में है। अब तो जाहिर सी बात है कई सारी चीजें ईरान में पहुंच गई जो पहले दूसरे मुल्कों में पहुंच गई जो पहले हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करती थी। तो कंधार का जो पर्शिया का इलाका था, ईरान का इलाका था, वो इसने क्या किया, हार गया ये लड़ाई में। दूसरी चीज, मेहरुन निसा। मेहरुन निसा बेटा विडो थी, विधवा थी शेर अफगान की। शेर अफगान की विधवा थी, इनसे उन्होंने निकाह किया और फिर इसको एक टाइटल दिया जिसका नाम था बेटा नूर जहां। उसके बाद ही स्टैब्लिश जंजीर आदिल। जंजीर आदिल एक जंजीर थी जो रेड फोर्ट के बाहर लटकती रहती थी, जो मुगलों का इंसाफ वो जाहिर किया करती थी कि मुगल जो हैं वो बहुत ज्यादा इंसाफ वाले हैं, अदल वाले हैं। उसके बाद बेटा कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रॉय इन्हीं के कोर्ट में विजिट किया था। ये 2 ट्रेवलर थे जो इन्हीं के कोर्ट में आए थे। अब बात करते हैं बेटा शाहजहां की। तो शाहजहां का नाम बेटा पहले सुन लो, आप लोगों को शायद हंसी आए, लेकिन शाहजहां का नाम नहीं है, ये टाइटल है शाहजहां, ये टाइटल है। नाम इनका था बेटा खुर्रम। शाहजहां का नाम क्या था, खुर्रम नाम था। शाहजहां का जब बात की जाएगी तो शाहजहां का जो रेन था, इनका जो पीरियड था, वो कंस्ट्रक्शन के मामले में, आर्किटेक्चर के मामले में बड़ा जबरदस्त था। आप देख सकते हैं ताजमहल आगरा का शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया। जामा मस्जिद इन्होंने बनवाई। यहां तक कि आगरा का दिल्ली का लाल किला भी किसने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, अब बात करते हैं इनके बच्चों की। तो बेटा इनके 4 बच्चे थे, दारा शिको, मुराद, औरंगजेब और शुजा। ये 4 बच्चे थे, जिसमें औरंगजेब सबसे ज्यादा दारा शिको को पसंद करते थे। दारा शिको सबसे बड़े भी थे, लेकिन औरंगजेब ने इन सबको कत्ल कर दिया। तो कौन बचे, औरंगजेब। तो अब शाहजहां की सल्तनत किसके हाथ में चली गई बेटा, औरंगजेब के हाथ में चली गई। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, औरंगजेब ने एक चीज और करी, वो क्या, औरंगजेब का मजार तो सबको पता है ताजमहल के अंदर है, लेकिन इन्होंने एक और किया कि बेटा एक सिख ने इनके खिलाफ रिवोल्ट किया, जिसकी वजह से लाहौर में सिखों का एक बहुत बड़ा टेंपल था, उसको इन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया था, ढा दिया था, डिस्ट्रक्ट कर दिया था। अब आप बात करते हैं औरंगजेब आलमगीर की। बड़ी इख्तलाफी शख्सियत अलाउद्दीन खलजी की तरह। एक तबका है जो इनको वली अल्लाह मानता है, मतलब अल्लाह का दोस्त मानता है, जिंदा पीर मानता है, दरवेश मानता है, और दूसरा हिस्सा इन्हें क्रूअल मानता है, ब्रूटल मानता है, और जिसको बोलते हैं बहुत ही ज्यादा जालिम और जबर बादशाह मानता है। आइए देखते हैं कि ये कौन थे और क्या थे। औरंगजेब मुमताज महल और शाहजहां के बेटे थे। दारा, शुजा, मुराद ऊपर बता चुका हूं, तीनों को इन्होंने कत्ल कर दिया। ठीक है, क्यों कत्ल किया, अब वो बेटा आप हिस्ट्री पढ़ें। एक अगर आप यूट्यूब पे जाकर लिखेंगे औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, तो एक सीरीज 10 पार्ट्स की निकल के आएगी। मैं आप सबको कहूंगा कि औरंगजेब की पूरी जिंदगी उस पर है, 1-1 घंटे की वो मेरे ख्याल से सीरीज है, आप उसको जाकर देखें। ठीक है, ऑडियो में है, ऑडियो बुक्स हैं वो, वीडियो नहीं है। अब बात करते हैं रेवोल्यूशन। औरंगजेब के जमाने में सबसे ज्यादा रिवोल्ट हुए, लेकिन रिवोल्ट को दबाया इसने बहुत अच्छी तरह से। अभी तक कोई साउथ में नहीं आया था, लेकिन इसके जमाने में बेटा गोलकोंडा, बीजापुर, ये जो ऐसी चीजें थी ना जो बार बार आती थी और निकल जाती थी, आती थी और निकल जाती थी हाथ से, इस पर इसने बड़ी गहरी पकड़ बनाकर रखी थी औरंगजेब ने, साउथ का जो इलाका जिसको हम आज बोलते हैं। ठीक है, अब बेटा क्या हुआ, इनके दादा जहांगीर ने 5वें सिख गुरु को कत्ल किया। औरंगजेब ने अपने दादा की सुन्नत निभाते हुए 9वें सिख गुरु को कत्ल किया, और 9वें सिख गुरु का नाम उस वक्त था बेटा गुरु तेग बहादुर। 1675 में इनका सर कलम करा था मुगल सुल्तान किसने, औरंगजेब ने। अच्छा, इनको क्या कहा जाता है सॉरी, दरवेश भी कहा जाता है और जिंदा पीर भी। अच्छा, इनको जो इनकी जो शख्सियत है वो एंटी हिंदू करके पेश की जाती है कि हिंदुज्म के बड़े खिलाफ थे। बेटा इस्लाम पर काबिज
और इस्लाम पर इस्तकामत होने का मतलब यह नहीं है कि आप एंटी हिंदू हो जाओ, यह बात याद रखें। अगर कोई शख्स इस्लाम में मजबूत है, इस्लाम के जो शरई कानून है उसमें सख्त है, तो उसका मतलब यह हरगिज नहीं कि वो हिंदुओं की तरफ से बहुत ज्यादा हार्ड हार्टेड है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि आपको मैं एक चीज बताऊं कि औरंगजेब के दरबार में 40% लोग नॉन मुस्लिम्स थे। अगर मैं नॉन मुस्लिम्स की तरफ से थोड़ा बुग्ज रखता हूं या थोड़ा दूर भागता हूं, तो क्या मैं अपनी कंपनीज हैं, जो मैं मेरी अथॉरिटीज हैं, जो मेरी कोचिंग्स हैं, क्या मैं उनमें 40% नॉन मुस्लिम्स को रख सकता हूं? नहीं रखूंगा। किसी के दरबार में, किसी के कोर्ट में, और वो भी जब पूरे हिंदुस्तान पर मुसलमानों की सल्तनत, तो आपको पता है सबसे बड़ा जो टेरिटोरियल क्लाइमेक्स है उसको फतेह करने वाले हिंदुस्तान में औरंगजेब हैं। पूरा हिंदुस्तान जिसके कब्जे में हो, पूरा का पूरा हिंदुस्तान, वो उसके दरबार में अगर 40% लोग नॉन मुस्लिम्स हों, ऊंचे ओहदे पर, ऑफिसर्स रैंक पर, तो उसका मतलब यह कहना पड़ेगा कि शरीयत पर जरूर सख्त थे, शरीयत में इस्तकामत थी, लेकिन एंटी हिंदू आप नहीं कह सकते, क्योंकि जो नाच गाना शराबे मुसलमान पीते थे ये उन मुसलमानों के लिए भी उतने ही सख्त थे। जो चोरियां मुसलमान किया करते थे ये उन मुसलमानों के लिए भी उतने ही सख्त थे। अगर इन्होंने मंदिर ढाए हैं किसी वजह से, तो आप भूले नहीं कि इन्होंने मज़ारात को भी ढाया है और मस्जिदों को भी ढाया है। ठीक है, तो ये इंसाफ पसंद बादशाह थे। बाकी आप लोग बेहतर जानते हैं, आप लोगों ने जो हिस्ट्री पढ़ी हो या जो सुनी हो उसके हिसाब से, बहरहाल मैं आपको पढ़ के और सुन के बता रहा हूं। नेक्स्ट, सती प्रथा। हिंदुओं में एक प्रथा होती थी बेटा, जिसमें औरत, इंसान का जब इंतकाल हो जाता था तो औरत को उसके जनाजे पर औरत को उसकी चिता पर बिठाकर जिंदा जला दिया जाता था। अकबर पहला बादशाह था जिसने अपोज किया बेटा, रोका नहीं इस चीज को। औरंगजेब वो पहली शख्सियत थी जिसने इसको पूरी तरह से बैन कर दिया कि ऐसा मेरी सल्तनत में नहीं किया जाएगा। दूसरा आपको बता चुका हूं, कनकट, बीजापुर और गोलकोंडा इन्होंने रीइंपोज जजिया टैक्स। जजिया टैक्स जो अकबर ने अबॉलिश कर दिया था, वो इन्होंने क्या कर दिया? रीइंपोज कर दिया। उसके बाद बेटा बीवी का मकबरा बनवाया, ठीक है, क्वीन रबाउत दुर्रानी औरंगाबाद में। उसके बाद मोती मस्जिद बनवाई रेड फोर्ट में। ये इंपॉर्टेंट है कि मोती मस्जिद रेड फोर्ट में किसने बनवाई? तो बेटा औरंगजेब आलमगीर ने बनवाई। जामा मस्जिद, जामी और बादशाही मस्जिद बेटा लाहौर में, बहुत बड़ी, दिल्ली जामा मस्जिद से भी बड़ी मस्जिद है लाहौर में जो औरंगजेब ने बनवाई, बादशाही मस्जिद जिसको हम कहते हैं लाहौर में। और डाइड इन 707 अहमदनगर, जिसको औरंगाबाद भी कहा जाता है, मतलब आज इनका मज़ार औरंगाबाद में है। एक किताब लिखवाई 500 उलमा की मौजूदगी में, जिसका नाम था बेटा फतावाए आलमगीरिया। एक क्वेश्चन और, आज लास्ट ईयर से पहले कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, यह सिर्फ लास्ट ईयर हुआ है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया हो कि औरंगजेब के उस्ताद का नाम क्या है। तो बेटा वो है ख्वाजा मोहम्मद मासूम। और भी बहुत सारे उस्ताद हैं, लेकिन ये पूछा गया था, ये इनके उस्ताद का नाम है। ठीक है, मुगल सल्तनत यहां तक कहलाती है बेटा गोल्डन रेन ऑफ मुस्लिम्स, मुसलमानों का सुनहरा जिसको बोलते हैं जमाना। अब जो मुगल सल्तनत का जमाना आया वो बहुत वीक, कमजोर आया। क्यों? क्योंकि मुगल सल्तनत अब शरीयत से हटकर किस पर? अय्याशी की तरफ दौड़ पड़ी थी। लड़कियां, रक्कासाएं, नाच गाना, शराब, यह मुगल दरबार में आम हो चुका था, जिसकी वजह से मुगल सल्तनत पर जवाल, अल्लाह रब्बुल इज्जत का आना लाजमी था। अब हम बात करेंगे अदर मुगल रूलर्स की, जिसमें आते हैं बहादुर शाह फर्स्ट। पहला, ये हम जल्दी जल्दी कवर अप करेंगे, बहुत कम पूछा जाता है तो जल्दी जल्दी कवर करेंगे। ओरिजिनल नेम था मुअज्जम, टाइटल था बेटा शाह बेखबर। ठीक है, शाह बेखबर, बेखबरों का बादशाह। प्रमोट फ्रेंडली रिलेशनशिप विद मराठा एंड राजपूत, ताकि वहां से रिवोल्ट सबसे ज्यादा होते थे, क्योंकि तो वहां के रिवोल्ट को रोकने के लिए राजपूताना घराने से और मराठा घराने से इन्होंने बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। ठीक है, ये भी बात याद रहे। जहांदार शाह, जहांदार शाह इन्होंने, इनका एक वजीर था जिसका नाम था बेटा जुल्फिकार खान। उनकी मदद से इन्होंने दोबारा थ्रोन मुगल सल्तनत का अपनाया। लेकिन जो औरंगजेब ने जजिया टैक्स अबॉलिश, दोबारा रीइंपोज किया था, इन्होंने इसको क्या कर दिया? अबॉलिश कर दिया। उसके बाद अब प्रोस्टिट्यूट लाल कुंवर
डोमिनेटेड हिज कोर्ट। और इनके कोर्ट में सबसे ज्यादा किसकी चलती थी? एक प्रोस्टिट्यूट थी जिनका नाम था लाल कुंवर, एक तवाइफ। ठीक है, आप देख सकते हो अब क्या मामला चल रहा है। फर्रुख सियार, ये वो बादशाह है बेटा जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले हिंदुस्तान में फ्री ट्रेड करने की इजाजत दी थी। यही वो शख्स है जिसका नाम है बेटा फर्रुख सियार। बहुत ही कम नॉलेज थी, ना हुकूमत का अहल था, ना ये किसी और चीज का अहल था, लेकिन चूंकि बादशाह का बेटा था तो जाहिर सी बात है मिल गया। सैयद ब्रदर्स इनके रेन में थे, अब्दुल्ला खान वजीर थे, हुसैन अली सेनापति थे। गोल्डन फरमान टू ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर फ्री ट्रेड, आप यहां पर आकर फ्री ट्रेड कर सकते हैं, कोई आपको नहीं रोकेगा। 1717 में इन्होंने ये फरमान इशू किया था। उसके बाद बंदा बहादुर जो सिखों के लीडर थे, इन्होंने उसको कत्ल कर दिया। मोहम्मद शाह बिकम द एम्परर विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स, सैयद ब्रदर्स के मदद से ये मोहम्मद शाह बने। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि नादिर शाह ने इन्हीं के जमाने में इन्वेजन किया। जैसे तुगलक डायनेस्टी के जमाने में तैमूर आया इन्वेजन करने, तो इसी तरह मुगल सल्तनत में जो मोहम्मद शाह थे उनके जमाने में बेटा हिंदुस्तान में इन्वेजन हुआ किसका? नादिर शाह का। और नादिर शाह जब हिंदुस्तान में आए तो पीकॉक थ्रोन भी ले गए और कोहिनूर का हीरा भी चुरा कर ले गए। टाइटल था इनका रंगीला जनाब का, मोहम्मद शाह का, नादिर शाह का नहीं, मोहम्मद शाह का टाइटल था रंगीला। उसके बाद अहमद शाह आए, तो अहमद शाह के जमाने में बेटा इनका नाम अहमद शाह अब्दाली था। ये जनरल थे नादिर शाह के। मुगल सल्तनत पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, तबाह हो चुकी थी, और इस पर जो डोमिनेंट था वो मराठा लोगों का ज्यादा हो चुका था। हत्ता कि दिल्ली वाले मराठा लोगों को टैक्स दिया करते थे कि हम आपकी अमान में हैं। कभी दिल्ली सल्तनत का ये सोचा होगा जो औरंगजेब तक मुगल रूल है कि हमें भी किसी को टैक्स देना पड़ेगा अपनी हिफाजत करवाने के लिए? नहीं, लेकिन ऐसी हालत मुगल सल्तनत की कर दी थी कुछ अय्याश लोगों ने। तो अब अहमद शाह अब्दाली आए जिन्होंने जो क्या कहते हैं मराठा डोमिनेंट जो सुल्तान थे उन सबको हटाया और फिर मुगल सल्तनत के दोबारा पांव मजबूत करे और मराठा को वापस भगाया उनकी जगहों पर, और जहां पर दिल्ली और पंजाब और मुल्तान तक अपना राज्य किया। और फेमस बैटल भी लड़ी जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ पानीपत थर्ड। ये किसने लड़ी? अहमद शाह अब्दाली ने लड़ी थी। ठीक है, किसके खिलाफ लड़ी थी? राजा राव भाऊ साहेब। ठीक है, अब बात करते हैं मराठा के लीडर थे। ही वर्कड अंडर द गाइडेंस ऑफ राजमाता जिसका नाम था उदम बाई। अहमद शाह ऑक्यूपाइड दिल्ली, लेटर दिल्ली वॉज प्लंडर्ड बाय दी मराठाज। दिल्ली की पूरी तरीके से फिर दिल्ली से कौन? मराठाओं को जो जोर जबरदस्ती थी, जो डोमिनेंस था वो हट गया। उसके बाद शाह आलम सेकंड की बात करें तो अली गौहर, पानीपत वॉर 1761 में हुआ, बुक्सर वॉर 1764 में। ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, ट्रीटी ऑफ, सिर्फ पानीपत वॉर का याद रखें आप, इन सबको भूल जाएं। ठीक है, अकबर सेकंड की बात करें तो पेंशनर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, यानी अकबर सेकंड तक हालत यह हो चुकी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी पेंशन दिया करती थी। आप सोच सकते हैं कि मुगल सल्तनत का यह हाल होना था, जो सल्तनत हिंदुस्तान की 23वीं या 24वीं सबसे बड़ी सल्तनत रही है पूरी दुनिया की, उसका यह हाल होना था। और जब इन्होंने ही राजा राम मोहन रॉय को टाइटल दिया था बेटा किसका? राजा का। यह भी चीज इंपॉर्टेंट है कि किसने राजा राम मोहन रॉय को टाइटल दिया राजा का? तो बेटा किसने दिया? अकबर सेकंड ने दिया। बहादुर शाह सेकंड की बात करें तो बेटा बहादुर शाह सेकंड का निक नेम जो था वो था जफर। जफर नहीं बेटा, जफर। आखिरी बादशाह थे। रंगून जेल में इनको कैद कर लिया गया। इनके दोनों बच्चों का सर नाश्ते जब इन्होंने मांगा तो नाश्ते की थाली में इनके दोनों बच्चों का सर था, और उसको देखकर इन्होंने यही कहा कि अगर नस्ले तैमूर ने यानी हमारे आबा व अजदाद ने अय्याशियां नहीं की होती तो मुगल सल्तनत के सर आज थालियों में नहीं हुआ होते। ठीक है, ठीक है। तो ए जफर, बस हो चुकी तलवार हिंदुस्तान की, दमदमे में दम नहीं अब खैर मांग। दमदमा एक तोप थी जिसमें सरसों मिला दिया था कुछ लोगों ने, जिसकी वजह से बहादुर शाह जफर ने जब रिवोल्ट किया, पहली जंग आज़ादी जो लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ और अंग्रेजों को खदेड़ दिया, लेकिन फिर जब दोबारा अंग्रेज तैयारी से आए तो एक बड़ी तोप जिसको दमदमा कहते हैं वो आज भी लाहौर में रखी है। तो दमदमा तोप जब आपने चलाई बहादुर शाह जफर ने, बूढ़े शख्स ने, तो वो तोप नहीं चली। क्यों? क्योंकि इन्हीं की सल्तनत से बगावत हो गई थी और उस तोप में कुछ मिला दिया था, लोग अंग्रेज से मिल गए थे। तो कहा था दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ए जफर
बस हो चुकी तलवार हिंदुस्तान की। 1857 के रिवोल्ट में इस मुगल सल्तनत ने अपनी आखिरी सांसें रंगून के जेल में ली और बड़ा दर्दनाक हादसा इनके साथ पेश आया कि इनके दोनों बच्चों का सर को कलम कर दिया गया। बाकी इनके एक उसके मुताबिक 15 बच्चे और थे और एक हिस्ट्री के हिस्टोरियन के मुताबिक 17 बच्चे और थे। उन सबको हिंदुस्तान से बाहर भगा दिया गया और कभी हिंदुस्तान ना आने का उनसे मुआहिदा किया गया। ठीक है, तो ये था मुगल एम्परर। आपकी मुगल एम्परर यहां पर खत्म की जाती है। फ्रॉम द टाइम ऑफ बाबर द डेट ऑफ 1857 रिवोल्ट ऑफ बहादुर शाह जफर। यहां तक की बात में अगर आपको कोई भी दिक्कत लगी हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें, मैं आपको उसका जवाब इंशाल्लाह दे दूंगा। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर द वीडियो। थैंक यू।